प्रीवियस क्लास में इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे हम लोग। अब एट एनी पॉइंट कल ये भी रिजल्ट आ गया था कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट है। इसलिए जब इसको मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो प्रीवियस क्लास में ये बताए थे ये m बाई, यहाँ चूंकि d डिस्टेंस हमने क्लास में r लिया था तो ये d क्यूब हो गया, ये r जो भी लेना चाहे, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव आ जाएगा। ये प्रीवियस क्लास का है। अब आज की क्लास में एट एनी पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये तो बता ही दिया एंटी पैरेलल। अब कहता है एट एनी पॉइंट, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, डेरिवेशन नहीं, कि डाइपोल सिंपली प्लेस्ड है साउथ पोल, नॉर्थ पोल और किसी पॉइंट पी पर, और ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो एट एनी पॉइंट पी जिसका पोजीशन आर हो जाएगा और एंगल थीटा जिसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आर लिखा और एंगल थीटा, तो आर और थीटा होगा तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। तब इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग एट एनी पॉइंट म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इसका फायदा भी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कि यदि ये एक्सप्रेशन याद है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो एक्सियल लाइन पर हमको फील्ड मिल जाएगा अलोंग द एक्सिस। तो बी एक्सियल म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब। अब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डालो तो cos 0 का वैल्यू 1, तो 1+3 4 का √2, तो एक्सियल का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री डाल दो तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा, तो √1 का 1 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब बन जाएगा। और यहां से भी हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बी एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल। अब इतना हम लोगों ने सारा रिलेशन पढ़ा। इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को देखे कि कैसा प्रॉब्लम एग्जाम में आता है। यही एट एनी पॉइंट था। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन आया कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ ए बार मैग्नेट एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो हम लोग एक्सियल लाइन का पूरा डेरिवेशन निकाल लेंगे। बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब वाला, वहां तक डेराइव कर देंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। derive an expression for magnetic field intensity due to a magnetic dipole of a bar magnet at a point lies on its equatorial line. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन वो हम लोग डेराइव कर देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब या डी क्यूब। थर्ड क्वेश्चन देखते क्या है। कहता है ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये न्यूमेरिकल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा ये कंप्लीटली m गिवन है। कहता गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट
एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, आर या डी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस, तो डायरेक्टली हमारा बी एक्सियल का फॉर्मूला लग गया। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है और पोजीशन दे रखा है, तो बी एक्सियल का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग ये यूज कर लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू। तो ये हमारा 10 टू द पावर -7, क्यू मैग्नेटिक मोमेंट 0.48, देखो तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा, आर क्यूब है, तो ये 0.1 का होल क्यूब, देखो तो कैलकुलेट करके। ये सिंपली हम लोग ऐसे यूज कर लें, 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 0.48 है, इसको 0.10, 0.10, 0.10 डेसिमल का यूज कर लें, तो यहां तो एक डेसिमल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 डेसिमल को रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया, तो ये आ गया 96, और 10 का पावर देख लो कितना है, ये 0 0 कैंसिल, मतलब 100 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 96 इंटू 10 पावर -6 की -7, हाँ नीचे एक और है, ठीक है, तो -6 बचा, तो इतना टेस्ला हो गया, और गॉस और टेस्ला के बीच रिलेशन कितना आता है, यदि हम इसको 0.96 लिख दें, तो 10 का पावर कितना हो गया, 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 पावर -4 टेस्ला, इट मीन्स 0.96 गॉस हो जाएगा, यही आंसर है। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता देना, तो एक्सियल लाइन के लिए हम लोग जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, वो फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए ये अलोंग साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल, तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही होगा। अब बी पार्ट में आ जाओ, बी पार्ट में क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल में 1:2 का 2:1 का रेशियो है, तो बी इक्वेटोरियल क्या होगा, बी एक्सियल बाई 2 डायरेक्टली, तो 0.96 गॉस है, 2 से डिवाइड कर दो तो 0.48 गॉस हो गया। अब डायरेक्शन क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे यही हमारा मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते थे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, इसलिए नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा यहां पर मिस्टेक है, अलोंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, 0.48 गॉस अलोंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। क्लियर, ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, कहता है एक बार मैग्नेट है ए बी, ए बी एक बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m है और इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया,
परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ऐसे। ठीक, ये ए बी मैग्नेट है। अब कहता वन पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख दिया। ठीक, दो पार्ट में कट किया, ए इस एंड पर है, बी इस एंड पर है। ठीक, अब कहता है मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्बिनेशन क्या क्या फर्क पड़ेगा। मान लो ये पोल नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जब हम इसको दो इक्वल पार्ट में करेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब कहता है कि इसको आप इस तरह से प्लेस कर दें, ए के ऊपर बी आ जाए, ऐसे आ जाए, बी एंड यहां आ जाए, तो ए एंड का नॉर्थ, ये साउथ, बी एंड का ये साउथ, ये नॉर्थ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 मान लो हो गया, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट n2 हो गया। इसका इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट m था। क्लियर? अब ये मैग्नेटिक मोमेंट जब दो पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों का इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। अब इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट m डैश, सपोज इसका भी m डैश हो गया, दोनों एंटी पैरेलल हो गए, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट m1 माइनस m2 हो गया। तो और दोनों का आइडेंटिकल वैल्यू m डैश माइनस m डैश, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। कहता है ए बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। द टू पार्ट्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिससे कि दोनों, अब एक मैग्नेट है, दो इक्वल पार्ट में कर दिया। ठीक, इक्वल पार्ट में करने के बाद कहता है कि दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया। मान लो ऐसे प्लेस कर दिया, तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और दोनों आइडेंटिकल है। तो मान लो कि जब आपने कट किया तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट m डैश और ये m डैश आ गया। ठीक है, सो दैट देयर नॉर्थ पोल्स टच ईच अदर। दोनों का कहता नॉर्थ पोल एक साथ टच करेंगे। चलो ये इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, सॉरी इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, वो लास्ट वाले लाइन को हमने नहीं पढ़ा था। तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा बना, नॉर्थ साउथ, इसका भी नॉर्थ साउथ। अब कहता है कि नॉर्थ नॉर्थ टच कर जाएगा, यही कहता है। तो यहां पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ और ये साउथ, यही है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया m1, इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन m2। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन सो फॉर्म्ड? तो यहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर परपेंडिकुलरली रखा है, और दोनों का वैल्यू सेम, सपोज m डैश m डैश। ठीक,
अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका डाइपोल मोमेंट नया क्या बनेगा ये समझना है। यदि इनिशियली इसका लेंथ L था, पोल स्ट्रेंथ इसका M था, तो पोल स्ट्रेंथ में कहीं चेंजेस नहीं, इसका डाइपोल लेंथ हाफ हो गया। तो जो M1 है जिसको हम लोग M डैश लिख रहे हैं, जो M1 है उसको हम लोग M डैश लिख रहे हैं, ये क्या बनेगा, नया मैग्नेटिक पॉइंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ था, तो ये नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन गया, M/2। इसलिए M डैश का वैल्यू क्या हो गया, M/2। इसका वैल्यू क्या हो गया, M/2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो M²/4 प्लस M²/4 क्या आ गया, ये सिंप्लीफाई करके या ऊपर लिख रहे हैं या लेफ्ट साइड में, रिजल्टेंट MR² इज इक्वल टू क्या बना, 2M²/4 M²/2, तो M²/2, तो रिजल्टेंट विल बी M/√2। इसलिए नया डाइपोल मोमेंट क्या बन जाएगा इसका, M/√2। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कहता टू मैग्नेट्स हैव द सेम लेंथ एंड सेम पोल स्ट्रेंथ। दो मैग्नेट है, सेम लेंथ सेम पोल स्ट्रेंथ, डू बोथ हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट। कोई जरूरी नहीं है, क्यों, सेम लेंथ और सेम पोल स्ट्रेंथ है तो मैग्नेटिक मोमेंट उसके एरिया पर भी तो डिपेंड करेगा, तो लार्जर द एरिया लार्जर विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जैसे देख लो, ओ सॉरी अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। यहां पर कहता है कि एक मैग्नेट ऐसा है और दूसरा मैग्नेट ऐसा है और यहां पर इस पार्ट में होल कर दिया, तो मान लो ये पूरा इसका सरफेस एरिया A बनाता है और इसका सरफेस एरिया इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा, A में इतना पार्ट रिमूव हो गया। इसका मतलब ये सपोज P मैग्नेट है और ये Q है, तो एरिया ऑफ P लार्जर देन एरिया ऑफ Q। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट P का ज्यादा होगा, क्योंकि ये होल एक कैविटी बना करके इतने पार्ट को रिमूव कर रहा है। ठीक, इसलिए दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 मैग्नेट्स ऑफ सेम लेंथ। एक का एरिया A, दूसरे का एरिया 2A, तीसरे का एरिया 6A, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी जस्ट बताया मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू एरिया, तो पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट का एरिया, एक को हम 1 मान लें, दूसरे को 2 मान लें, तीसरे को 3 मान लें, डायरेक्टली रिलेटेड टू एरिया। मीन्स क्या हो जाएगा, A/2, A/6 है, दैट इज 1/2/6। आगे समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल टू द स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। तो इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ होते हैं। सिंपल, जैसे एक मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट का साउथ पोल पर पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव, नॉर्थ पोल पर पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव। इसका मतलब साउथ का और नॉर्थ का रेशियो निकालेंगे
तो m मीन्स 1:1 आ जाएगा, इसलिए 1:1 के रेशियो में रहेगा। चले क्वेश्चन नंबर 9 कहता एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द मैग्नेटिक निडल विल अलाइन इन टू डायरेक्शंस periodically. Is it true? कहता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो टैंजेंट है इसके फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर ये इसके फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के दो डिफरेंट डायरेक्शंस हो गए जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वही कहता मैग्नेटिक निडल विल अलाइन इन टू डायरेक्शन पीरियोडिकली, कभी ऐसा नहीं होगा, दोनों डिफरेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। क्लियर? अब कहता है क्वेश्चन 10 इफ द बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इज रिप्लेस्ड बाय ए सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया सोलेनॉइड का दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इसके नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 1000, but of the same magnetic moment, then find the current flowing through the solenoid. सोलेनॉइड से करंट का फ्लो कितना होगा? एक मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी है और सेम मैग्नेटिक मोमेंट कहता है दोनों का, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड कितना होगा? जब बार मैग्नेट हम लोग लिखते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है m × पोल स्ट्रेंथ। ये वैल्यू हम लोगों को गिवन है 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब सोलेनॉइड का जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा तब उस कंडीशन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक, और कहता दोनों का सेम मैग्नेटिक मोमेंट है, तो 0.40 करंट इनटू एरिया। अब एरिया कितना आपका 2 × 10⁻⁻⁴, नंबर ऑफ टन्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ टन्स कितना है 1000। देखो तो सिंप्लीफाई करके आई का वैल्यू कितना आ रहा है, टेन पावर करंट का वैल्यू और ये तुम्हारा हो गया 100 हो गया, तो ये आ गया 4/10, तो ये 2 × 10⁻³ और ये कैंसिल हो गया, तो सिंपली I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यही आंसर है, आ गया समझ में? तो ये पूरा जितना हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड ये सारा प्रॉब्लम हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क वगैरह फाइंड करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर
एक मिनट, 3 में क्या था? 3 में, हाँ हाँ, नहीं नहीं, सिंपल इसमें था, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया 10⁻⁻7 टू मैग्नेटिक मोमेंट 0.48, आर क्यूब हो गया 10 सेंटीमीटर को मीटर में, ऐसे लिखा 0.10। ये डेसिमल इस डेसिमल से खत्म, ये दोनों डेसिमल हटाओगे तो कितने हो जाएंगे? 100। अब ये 100 इससे कैंसिल हो गया, तो ये 10 बचा। इसका मतलब ये हो गया 10⁻⁻8, सॉरी 10⁻⁻8, और ये हो गया 96। ठीक, अब 96 बन गए, तो ये डेसिमल मान लो यहां होता और हम इसको इधर ले जाएं तो 0.96, 10 का पावर 2 हो गया पॉजिटिव, तो ये 10⁻⁻6 हो गया, तो 10⁻⁻6 टेस्ला आ जाएगा। नहीं, जस्ट ए मिनट, अच्छा आंसर कितना दे रखा? गॉस में दे रखा ना, तो कितना गॉस बनेगा? इनफैक्ट हमको लगता हो सकता है 10 मीटर दिया होगा, जो भी है कंफर्म इतना ही आ रहा है, चेक कर लिया। हो सकता है इसमें एरर। 0.96 टेस्ला में ही आंसर रखते, गॉस में कन्वर्ट करना होगा तो यहां पर सिंपल हम लोग इसको 96 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला है, और ये 96 इंटू 10⁻⁻8 हो गया 1 टेस्ला 10⁴ गॉस होता है, तो ये बन जाएगा 96 इंटू 10⁻⁴ गॉस। और यदि हम इसको इधर ले जाएंगे तो 0.96 इंटू 10⁻⁻2 गॉस हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है एरर हो। चलो ये हो गया, तो 10 क्वेश्चन इधर का हो गया। कल के क्लास में टॉर्क स्टार्ट करेंगे।